अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम जो है कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हैं क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पर हैं। और इनके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था उससे पहले उन्होंने 4 से 5 साल तो अखबार बेचे, दुकानों पर काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन दुनिया उन्हें लेजेंड के तौर पर जानती है, हीरो के तौर पर जानती है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा जीती है। एशियन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, जिसकी बिना पे इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही मिल चुका है। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वन एंड ओनली आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद यूसुफ साहब की, जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया है। और सर, जिस तरह से आपने एक शो में, मोइन अख्तर साहब के शो में जिसका नाम था माफ़ कीजिएगा में आप गए, तो मोइन अख्तर साहब ने आपके शुक्रिया कहने पे कहा था कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम आज आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है जगह जगह स्नूकर के इस प्लेटफॉर्म से पहुँचाया है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो सर, ये माशाल्लाह से आप जो है आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है स्नूकर की, और इसकी बिना पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा शो था वो मोइन अख्तर का, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा इंसान था। तो उस शो में पहली मर्तबा मैं गया और वहीं से ही मुझे पीटीवी ने जो है वो सपोर्ट किया। ना सिर्फ मेरी उन्होंने मेरे तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया पीटीवी ने, और मुझे जितना सपोर्ट पीटीवी ने किया है, मैं समझता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं या आज भी जो नाम चल रहा है उसमें पीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पीटीवी का, एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे हर जगह पे, उस दौर में हर जगह पे उन्होंने मुझे जो है हाईलाइट किया और बड़ी मेरी मदद की, बड़ी हेल्प की। और लाजमी बात है कि स्नूकर एक नई चीज़ थी, तो लोगों के लिए बड़ी वो हैरान कुन थी। लोग परेशान हो रहे थे कि ये 3 जो है वर्ल्ड कप, वो तो चलो भाई स्क्वाश, क्रिकेट और हॉकी को तो दुनिया जानती थी, मगर स्नूकर को कोई नहीं जानता था। तो लिहाजा ये मेरे वास्ते बड़ा अच्छा हुआ और इसमें मैं समझता हूँ पीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे बढ़ाने में। वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले आपने नेशनल चैंपियनशिप जो है उससे पहले एक हारी थी, फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो सर, इस पे किस तरह से था और इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं पंजाब में रहता था, तो वहाँ से यहाँ मुझे बुलाया गया, मैं आया और यहाँ पर मैंने एक नेशनल चैंपियनशिप खेली जिसमें मैं फाइनल में हारा। उसके बाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अली असगर वली का साहब, उन्होंने मुझे अपने पास मुलाजम रख लिया 1500 रुपये में। तो मैं फिर उनके पास काम करता रहा। 86 में मैं फिर हारा नेशनल चैंपियनशिप, मगर उसके बाद मेरी जो फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया और 87 टू 93 कंसेक्टिव मैं 7 साल जो है वो मैं नेशनल चैंपियन रहा। और उसमें फिर 94 में मैं वो हारा जो आप कह रही हैं, और फिर 94 में ही अल्लाह पाक ने मुझे वर्ल्ड कप दिया। आप क्या देखते हैं कि जो आजकल के जो बच्चे स्नूकर खेलते हैं, क्या उनमें इतनी पोटेंशियल है? क्या उनमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में है भी सही, या अभी जो है उनमें कहीं ना कहीं जो है मोहम्मद यूसुफ मौजूद है? माशाल्लाह टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है, और मैं समझता हूं कि अगर चांस मिले तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी अभी भी तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं बेचारे, जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछता। मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं कभी भी कोच नहीं रहा, क्योंकि किसी ने मुझे कोच बनाया ही नहीं। मैं जो कोचिंग करता हूं ये प्राइवेट लोग घरों के अंदर कोई बुला लेता है, कोई बच्चा क्लब के अंदर अगर सीखना चाहता है तो वो मुझे हायर करता है और मैं जाकर उसको कोचिंग करता हूं, जैसा कि आजकल भी मैं कर रहा हूं। बाकायदा कोच किसी ने मुझे नहीं बनाया। बाहर से ऑफर आई काफ़ी, मगर कुछ एसोसिएशन की मेहरबानियाँ रही और कुछ मैं खुद भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर अपने मुल्क में ही रहकर कोचिंग करूं तो मैं ज़्यादा अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता हूं, और उसके लिए एक कोर्स करना ज़रूरी था जो इंग्लैंड में होता था। तो 1995 में जो हमारी स्पॉन्सर थी, मैंने उनसे दरख्वास्त की, क्योंकि उनकी पॉलिसी एसोसिएशन की ये थी कि प्लेयर्स को कुछ नहीं देना है, जो देना है उनको देना है, प्लेयर्स को सिर्फ वही जो प्राइज मनी मिलेगी जो वो जीता है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की उनसे कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे कोई
भेजे वहां पे खेलने के लिए या उसके लिए, मुझे कोच की ट्रेनिंग के लिए आप जो वहां पर एक 3 महीने का कोर्स था या 1.5 महीने का था, वो आप मुझे करवा दें, जो उस वक्त 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा था। अगर मैं खुद जाके खेलने जाता तो कम से कम 5 लाख रुपए का आ रहा था। तो मैंने खेलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे आप वहां पर प्रोफेशनल खेलने के लिए सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। मैंने कोच बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोच बनाया जाए, और जब मैं कोच बन के आऊंगा तो अपने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होऊंगा। आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह की मुश्किलात आपने फेस की हैं, और वो ज़िंदगी का जो सफ़र आपने किया है, किस तरह से इसका आगाज़ किया था, और किन किन आप मुश्किलात से गुजरे हैं? खिलाड़ी के रास्ते में रुकावटें, मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, हर किस्म की। क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तनकीद भी की जाती है, तासुब भी होता है, हसद भी होता है, सब कुछ होता है। मगर जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसको वो कुदरत ज़रूर देती है, चाहे कोई दुनिया ही रोक ले उसे, कोई नहीं रोक पाता। ये है सारी कहानी। स्ट्रगल की बात तो ये है कि जो स्नूकर का प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, आज भी मैं समझता हूँ वो स्ट्रगल ही कर रहा है। जो है, जिनको आज कुछ मिल गया है वो खुश हैं, जिनके जॉब्स मिल गई हैं, जिनको नौकरियां मिल गई हैं, उनको महीने का मिल रहा है, उनका चूल्हा भी जल रहा है, उनका काम भी हो रहा है, उनको सपोर्ट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो हजारों की तादाद में बर्बाद हो रहे हैं, टैलेंट ज़ाया हो रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे। टैलेंट की बात अगर आप करती हैं तो टैलेंट तो मैं आपको बता दूं कि 5,000 क्लबें होंगी कम से कम। तो समझ लीजिए कि एक क्लब में कम से कम आप ज्यादा मत लगाइए, 50, 60, 70 खिलाड़ी लगा लीजिए आप, तो कितना खिलाड़ी खेलता है इसको? चाहिए 5,000 क्लबों में। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगी कराची से, सिंध से, वैसे वैसे क्लबों की और प्लेयरों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो ये मैं समझता हूं कि गेम के मामले में अल्लाह पाक ने हर किस्म की हमें सहूलत दी है। प्लेयर्स बहुत है, टैलेंट बहुत है। स्नूकर में नहीं होता तो मैं यकीनन एक अच्छा सिंगर होता। नो डाउट आप हैं भी सही, आप सिंगिंग भी करते हैं। तो सर वैसे ये मामला क्या है? मामला ये है कि बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, गाने सुनने का शौक था, सबको सुनता था। जितने भी उस वक्त के सिंगर थे, अपने भी जो थे उनको भी सुनता था, पड़ोसी मुल्क वाले थे उनको भी सुनता था, सबको सुनता था। तो एक बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया। तो दिल ये हुआ कि इसमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, मगर स्नूकर ने आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कंपोज़र हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ, और मैंने बहुत सारे शायरों की, जितने बड़े बड़े शायर हैं पाकिस्तान के भी और बाहर मुल्कों के भी, उनकी गज़लें भी मैंने बनाई हैं। उनकी शायरी की को मैंने कंपोज किया है, धुन अपने खुद बनाई है मैंने। मैं गाता भी हूँ, उतना पावरफुल नहीं हूँ क्योंकि सीखा नहीं। अगर सीख लेता तो आज मैं भी उस्तादों में होता। हम सब जो है आपसे फरमाइश करेंगे कि आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें। किस मौजू पे सुनना चाहेंगे आप? सर जो दिल चाहे, हम चाहेंगे कि कुछ दिल से आप सुना दें आप हमें। आजकल ज़्यादा भी मुझे अपनी वालदा याद आती है, तो मैंने अपनी माँ को ट्रिब्यूट किया है। अगर आप कहें तो मैं वो सुनाऊं। वैसे तो मुझे गज़लें भी आती हैं, रैप, पॉप, क्लासिकल सब आता है, कव्वाली भी आती है, लेकिन जो अपने माँ के लिए अगर मैं जो अल्फाज बोलूँगा शायद मेरे लिए कुछ वो अच्छे लगे। तो मैंने अपनी माँ को ट्रिब्यूट किया है, बल्कि दुनिया की हर उस माँ को, उन बच्चों को ट्रिब्यूट किया है जिनकी माएँ उनको छोड़ के चली गई। माँ प्यारी माँ तू कहाँ, मैं यहाँ। ओ माँ प्यारी माँ तू कहाँ, मैं यहाँ। तेरा चेहरा मैं न भूला, तेरा चेहरा मैं न भूला, ढूंढूं तुझको अब कहाँ। ओ माँ प्यारी माँ तू कहाँ, मैं यहाँ। याद है मुझको बचपन की वो शौखियाँ, थोड़ी सी मस्तियाँ और कुछ शौकियाँ। याद है मुझको बचपन की गुस्ताखियाँ, थोड़ी सी शौकियाँ
और कुछ मस्तियाँ, तेरी अज़मत, तेरी शफ़क़त, तेरी अज़मत और मोहब्बत थी मेरे दरमियाँ। तेरा चेहरा मैं न भूला, ढूंढूं तुझको अब कहाँ ओ माँ, प्यारी माँ, तू कहाँ मैं यहाँ। जी वाह सर, ज़बरदस्त। जो माँ के लिए आपके जज्बात थे इस गाने में, वो हम समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं इसी हवाले से ये भी सवाल मेरा होगा कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान को जगह जगह रिप्रेजेंट किया इस खेल से, तो जब आपकी फैमिली देखती थी और आपको खेलते हुए और आपको जो कामयाबियाँ मिल रही थी, तो वो क्या कहते थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी? फैमिली कोई नहीं थी, फैमिली में दूर बॉर्डर पार छोड़ आया, तो मैं अकेला ही रहा शुरू से। और बस कभी यहाँ कभी वहाँ, गेम का शौक़ था इसलिए सीख गया। और गेम सीखने के बाद चांस मिलना बड़ा मुश्किल था, मगर कुदरत ने सपोर्ट किया। और 1985 में एक चैम्पियनशिप हुई कराची में, नेशनल चैम्पियनशिप, वो खेलने के लिए मैं यहाँ लाहौर से कराची आया। पहले मैं कराची में ही रहता था, कराची से फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, और फिर जब ये टूर्नामेंट खेलने आया तो मैं लाहौर से कराची आया। इस तरह फिर सारे सिलसिले शुरू हुए। वो कौन से प्लेयर थे जिन्होंने आपको थोड़ा सा टफ टाइम मैच में दिया हो? वर्ल्ड खेलने जाते हैं तो वहाँ तो आपको हर खिलाड़ी के साथ खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि वो सब सारे ज़्यादातर फॉरेनर होते हैं, सारे अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ भरे हुए होते हैं। इंग्लैंड से लेके थाईलैंड तक सारे प्लेयर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको मारना आसान काम नहीं था उस दौर में। बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे उस वक्त के, नामवर थे, वही प्रोफेशनल बनते गए आज जो हैं। तो किसी से भी खेलना, किसी को भी जीतना आसान नहीं होता था। लेकिन जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसका जिक्र मैं ज़रूर करूंगा कि चूंकि एकदम आखिरी स्टेज थी, फाइनल था, और फाइनल में आइसलैंड के साथ मेरा मैच था, और मैं भी अपने लाइन में सबको एक मैच में 10-10 मतलब मैच खेलने पड़ते थे आपको सिर्फ क्वालिफाई के लिए। इस वजह से मैं 5 साल 8 साल तक मैं क्वालिफाई नहीं कर सका था, क्योंकि बहुत ही टफ मैच होते थे। अब तो बहुत ही आसान है, 6-6 7-7 का ग्रुप होता है और 4-4 खिलाड़ी क्वालिफाई करते हैं, और उसमें भी इतने है नहीं। और अब तो मेरा ख्याल है कि कोरोना की वजह से पार्टिसिपेट भी नहीं करते लोग, ना अंग्रेज आते हैं ना दूसरे आते हैं, तो अब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त बहुत टफ था। तो जब मैं फाइनल में पहुंचा तो मेरे लिए बड़ा एक ऐसा मौका था कि एक ऐसा आदमी जो यूं कह सकते हैं आप फुटपाथ से शुरू हुआ, अपनी ज़िंदगी उसने शुरू की, और वो वर्ल्ड कप के फाइनल में आ गया, तो लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, प्रेसिडेंट ने भी और दूसरे मुल्कों ने भी। एशिया खास तौर पे एक इस तरह का उन्होंने स्टेज बनाया हुआ था, या बनता था उस वक्त, कि 2 लाइनें ऐसे बनी हुई होती थी, एक साइड पे सारी चेयर लगी हुई, कुर्सियां, स्टेज बना हुआ, दूसरी साइड पे अलग बना हुआ, बीच में टेबल लगी हुई है, और दोनों साइड पे, एक साइड पे एशियन बैठते थे और एक साइड पे पूरा यूरोप बैठता था। तो एक तरीके से आप इसको कंपटीशन के हवाले से भी कह सकते हैं, लेकिन तासुब भी कह सकते हैं आप, कि वो जो अंग्रेज से मैच था तो यूरोप चाहता था कि वो जीते और एशियन चाहते थे कि मैं जीतूं। तो ये एक बड़ा अजीब तरीके का स्टेज बना हुआ था, माहौल बना हुआ था, जिसमें खेलने का और मजा आ रहा था कि आज तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। 10-9 में लीड कर रहा था और मुझे सिर्फ 1 फ्रेम चाहिए थी जीतने के लिए, उसको 2 चाहिए थी। और जब उस फ्रेम के अंदर स्टार्ट हुआ फ्रेम और मैंने खेलने के लिए गया, तो पहले ही शॉट पे जब मैं रेड खेल रहा था तो मेरा जो क्यू है जिससे खेलते हैं वो हल्का सा उस रेड को टच हो गया, मगर ना तो रेफरी ने देखा, ना किसी क्राउड ने देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं चाहता तो मैं वो फाउल पी जाता, यानी कि बेईमानी कर लेता, तो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि वहां पर एक अच्छी स्कोरिंग थी जो उसको मिल जाती। लेकिन मैंने अपना फाउल एक्सेप्ट किया और उसे कहा भाई मेरे से फाउल हो गया है, आप ले लो। इस बात पे ना सिर्फ एशियन ने
तालियां जोर जोर से बजाई, यूरोप ने भी बजाई कि अप्रिशिएट किया मुझे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो देखिए, इससे अपने मुल्क का एक नाम होता है, एक इमेज बढ़ता है। लोगों क्या कहते हैं पाकिस्तानी को, ये है वो है वो कुदरती यूं हुआ कि उसने वो शॉट पॉट करने के बाद ही कलर मिस कर दिया, दूसरा शॉट ही मिस कर दिया जो मुझे फिर मिल गया वो सब कुछ, और वहीं से मैं बात इतनी सी थी लेकिन बहुत बड़ी थी। और ये बात मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, मीनू मावल वाला, पारसी थे, मगर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक लाजमी बात है कि एक एजुकेशन नहीं होने वाला इंसान, रोड छाप आदमी, जिसको पहनने की भी तमीज़ नहीं, बात करने की भी नहीं है, उसको कुछ अपने पास से सिखाना वो बहुत बड़ी उस्तादी है। मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, मगर मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बात करने का सलीका समझाया, लोगों से रहने का तरीका समझाया। किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की या मेंटल हेल्थ की? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको पूरा फोकस होना पड़ता है, तो सर इसके लिए वैसे क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती हैं? चालाकी और होशियारी जो है वो तो बहुत काउंट होती है हर काम में, चाहे खेल हो चाहे दौलत कमाना हो। मगर मैं आपको ये बता दूं कि सब्र, बर्दाश्त और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर आदमी को कायम रखनी पड़ती है, आखिर तक रखनी पड़ती है। चाहे वो मार रहा हो सामने वाले खिलाड़ी को, चाहे उससे मार खा रहा हो, लेकिन वो जो उसकी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, उसकी सोच जो है, उसको वो कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाले का भी एहतराम करना पड़ता है और ख़ुद को भी संभालना पड़ता है, प्यार मोहब्बत करना पड़ता है हर चीज़ के अंदर, और गेम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बर्दाश्त नहीं रखोगे, जिसके अंदर हारने का हौसला नहीं होगा, उसमें जीतने की भी कैपेबिलिटी कम होगी, जिसमें हारने का हौसला नहीं होगा। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जो है एशियन चैंपियनशिप जीती थी। 98 में उन्होंने मुझे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था एसोसिएशन ने, जो मैं केस लड़ा, और फिर उसके बाद मैं बहाल हुआ था चैंपियनशिप जीतने के बाद, एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद। तो उसमें मुझे जो है वो एशियन टाइटल और वर्ल्ड टाइटल दोनों मिल गए थे, जो उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। लोग मैं देख रहा हूँ बड़ा टीवी पे कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड जीतने पे हुकूमती पॉलिसी है, उसको 1 करोड़ मिलना चाहिए जिसने वर्ल्ड जीता है। मैंने तो कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे भी 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ तो फिर मेरा भी बनता है, और एशियन चैंपियनशिप जीतने का 50 लाख अलग से बनता है। अगर बात करते हैं देने लेने की तो, मगर मैंने तो कभी ना कही और ना लोगों ने मेरे लिए कही। तो ठीक है, जैसी भी ज़िंदगी है चल रही है, ये सही है। मैं मुतमईन हूँ, मैंने नाम किया अपने मुल्क का, मेरा नाम आज भी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे से मिलते हैं, ओपनिंग करवाते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं। मेरे लिए यही बहुत। कोई भी मुल्क हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क रह गया हो, तो सर जब लोग आपसे मिलते थे और इजहार करते थे कि आप पाकिस्तान से हैं, तो कैसा लगता था आपको? उस वक्त चूंकि टूर्नामेंट ज़्यादातर सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, एक एशियन, दूसरा वर्ल्ड, तो वही हमें खेलने मिलता था। हमें तो टूर्नामेंट खेलने ही नहीं मिलते थे। जिस तरह आज चल रहा है 6 रेड और 10 रेड्स और पता नहीं कौन सी टीम सीरीज चल रही है। टीम सीरीज सिर्फ हमारी होती थी, वो 4 कंट्रियों की होती थी, जिसमें इंडिया होता था, यूएई होता था, कभी श्रीलंका, कभी थाईलैंड, बस ये होती थी। लेकिन जो आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, और जितनी ये चैंपियनशिपें चल रही है, ये तो थी ही नहीं, वरना हमारे पास रिकॉर्डों का एक पूरी फाइल होती जो कभी ना खत्म होती। तो ये वक्त के साथ साथ है। जहां तक कंट्रियों का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है मैंने चंद एक कंट्रीज में मैं नहीं गया हूँगा, बाकी तो पूरी दुनिया ही मैंने देख ली है। तकरीबन मैंने 20 से 25 साल ट्रैवलिंग की है, वर्ल्ड कप खेला है, एशियन खेला है, हर मुल्क में गया हूँ, एशिया पूरा देख लिया, जापान छोड़ के। तो सर जब लोग आपसे इजहार करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता था, और आज तक करते हैं लोग, बल्कि आज भी करते हैं। कदर तो करने वालों की कमी नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज आप प्लीज देना चाहें आज। इंसान को सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनसे बढ़ के आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि वही आपको हर चीज़ सिखाते हैं।
जीने का, आगे बढ़ने का सलीका, लोगों से मिलने मिलाने का, मुआशरे में रहने का, मैं समझता हूं उस तरबियत से ही आप जब बाहर निकलते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तासुब, हसद हम कब तक एक दूसरे से करते रहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा वक्त नहीं है। जो लड़ते हैं उनको लड़ने दो, अगर सियासतदान है या कोई भी है वो लोग लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, लेकिन हमें तो अपने को एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में अगर आप किसी की कदर नहीं करोगे, किसी की तारीफ नहीं करोगे, किसी को अच्छा नहीं कहोगे, तो आपको अच्छा कोई नहीं कहेगा। और बुराई तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छाई जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जो मैं देख रहा हूं कि आजकल बिल्कुल ही नजर नहीं आती लोगों में। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज भी मेरी इज्जत तो है, लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं, भले मेरे पीठ पीछे वो कुछ भी बोलते हों, मगर मेरे सामने वो मुझे मेरी इज्जत ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे सब कुछ मिला, प्यार मिला पब्लिक का, लोगों का, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा कि हर खिलाड़ी की इज्जत करें, हर खिलाड़ी को सपोर्ट करें। ये मत देखें कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है या वो कितना छोटा है, सबको एक जैसी नज़र से देखें। जिसका हक है उसको वो हक दें, उस हक को छीनने की कोशिश ना करें। अगर आपकी चंद अच्छे मीठे बोल से उसके दिल को ही खुशी मिल जाती है तो समझ लें कि ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक नेकी है। मैं समझता हूँ कोई किसी से कुछ नहीं मांगता और ना कोई किसी को कुछ देता है। हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जीता है या जिंदा रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छी ख्वाहिश रखता है, सबको देख के खुश होता है, और जो बेचारे नादार हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको देखकर वो अफसोस ज़दा होता है, उसको शर्मिंदगी होती है या उसको अफसोस होता है, तो मैं समझता हूँ कि वही इंसानियत है। और इंसान वही है जो इन चीज़ों को देखे, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद यूसुफ साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने कहा है कि तनकीद ठीक है, तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जो लोग अपने फील्ड में रहते हुए अच्छा खेल रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। एक अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि हम फ़ौरन से नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं और अपने माशरे में जो है, जो ऐसे लोग अगर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, किसी भी फील्ड में रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। और क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और हम सब ने मिल के पाकिस्तान बनाना है। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।